प्यारे विद्यार्थियों, अपने आज के व्याख्यान में मैं चर्चा करूंगा यूरिन फॉर्मेशन या मैकेनिकल फेज। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने यूरिया का संश्लेषण अर्थात ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल के बारे में विस्तार से जाना था ना, उसको मैंने स्पष्ट किया था। उसी के आगे का पार्ट चूंकि मैंने बताया था कि दो प्रावस्थाएं होती हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में। एक तो केमिकल फेज जिसमें डीएमिनेशन और ऑर्निथिन साइकिल आती है, वो उसका वर्णन किया जा चुका है। और दूसरा मैकेनिकल फेज था, उसका वर्णन मेरे आज के लेक्चर में। ठीक है, ये लेक्चर भी मेरा दो पार्ट में डिवाइड होगा। आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस यूनिट जो फिल्टर करने का काम करती है, यूरिन जो बनाती है, जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम नेफ्रॉन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और अगले लेक्चर में इसके फंक्शन के बारे में हम यानी यूरिन कैसे बनता है इस पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको। तो मैकेनिकल फेज की बात करते हैं। मैकेनिकल फेज को यूरिन फॉर्मेशन भी कहा जाता है क्योंकि इस दौरान किडनी के नेफ्रॉन की मदद से क्या है, यूरिन का निर्माण किया जाता है। हमने बताया कि प्रत्येक किडनी में ऐसी 10 से 12 लाख यूनिट होती है, यानी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं प्रत्येक किडनी में। ठीक है, और प्रत्येक नेफ्रॉन अपने हिस्से का यूरिन बनाता है। देख रहे हो, यूरिन बना रहा है एक नेफ्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब इसकी संरचना, इस प्रक्रिया को हम फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन भी कह सकते हैं। नेफ्रॉन की कार्यकी यानी नेफ्रॉन का जो फंक्शन होगा, अभी हम बाद में बताएंगे, उसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। यानी यूरिन कैसे बनता है ये किसके अंतर्गत आएगा, फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन के अंतर्गत आएगा। तो आइए हम सबसे पहले उस यूनिट की बात करते हैं जो यूरिन बनाने का काम करती है, उसकी संरचना को समझते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक नेफ्रॉन देखा जाए तो दो भागों से मिलकर बनता है। नेफ्रॉन को हिंदी में वृक्काणु कहते हैं, क्योंकि वृक्क में पाया जाए। वृक्क के छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो क्या है, वृक्काणु जिसको कह सकते हैं। तो अब इसमें एक तो है ग्लोमेरुलस, हिंदी में इसको केशिका गुच्छ कहते हैं, और दूसरा पार्ट है पूरा एक बाउमन कैप्सूल है जिसमें पीसीटी है, डीसीटी है और सीटी है। ठीक है, इसको हम दो भागों में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं सुविधा अनुसार। एक तो ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ, केशिकाओं का गुच्छा है ब्लड वेसल्स का, और उसके नीचे का है बाउमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, बीसीटी और सीटी, ये भाग है। ग्लोमेरुलस में देखा जाए तो जो किडनी की रीनल आर्टरी है उसी की सप्लाई है अफरेंट और इफरेंट आर्टरीयूल। ठीक है, ये रीनल आर्टरी की ब्रांच है जिसको अफरेंट आर्टरीयूल क्या है, लाने वाली वाहिका है। ये रुधिर को ला रही है और इसकी चौड़ाई ज्यादा है, और जो रुधिर को इससे बाहर निकाल रही है उसकी चौड़ाई कम है, सक्रिय है कहने का मतलब। यानी जितना रुधिर इसमें आएगा उतना वापस नहीं जा पाएगा। इसके कारण क्या होता है, दबाव पड़ता है। ठीक है, और उस दबाव के कारण इस पर इसकी भित्ति क्या होती है, पोरस होती है, और सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा 100 से 1000 गुना ज्यादा पोरस होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब जितना ब्लड आएगा उतना निकल नहीं पाएगा। ब्लड आ रहा है तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, और इस प्रेशर को जीएचपी यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। भाई जितना पानी इसमें ब्लड आ रहा है उतना ही निकल नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, दबाव लगे। जैसे आप किसी चीज में, कपड़े में कोई चीज डाल करके निचोड़ते हैं ना, और छन करके आ जाता है, उसी तरह से यहां भी रुधिर दबाव क्रिएट हो रहा है जिसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, जो लगभग 70 mmHg का होता है। और ये क्या करता है, इसके कारण निचोड़ उठता है। यानी ब्लड में जो पदार्थ हैं उनका क्या होता है, एक तरह से निचोड़ हो जाता है, और वह पदार्थ जिनका आकार इसमें बने छिद्रों से कम होता है वह सब छन करके इसमें बाउमन कैप्सूल में आ जाते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ इसमें छन के आएंगे, ऐसे पदार्थ, ऐसे अणु जिनका मॉलिक्यूलर वेट 70,000 डाल्टन से बिलो होता है, नीचे होता है, वही छन करके ग्लोमेरुलस से कहां आते हैं, बाउमन कैप्सूल में आते हैं। और जिनका 70,000 यानी 70,000 ना डाल्टन से एबव होता है मॉलिक्यूलर वेट, वह इसमें से छन के आ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मटेरियल छन के इसमें आ जाता है, इसके कारण, जीएचपी के कारण। अब जब यहां आता है मटेरियल, तो अब क्या है, इसकी जो बाउमन कैप्सूल है इसकी दीवार के चारों तरफ पोडोसाइट नामक कोशिकाओं की क्या है, लाइनिंग है। ये पोडोसाइट सेल्स में क्या होती है, फिल्ट्रेशन सिल्ट्स होती है,
जैसे छलनी में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऐसे ही छिद्र युक्त होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फिल्ट्रेशन स्लिट्स आर फाउंड, तो फिल्ट्रेशन स्लिट्स आर फाउंड इन पोडोसाइट सेल्स। पोडोसाइट सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच लाइन द बाउमन कैप्सूल। ये वह कोशिकाएं होती है जो बाउमन कैप्सूल को लाइन करती है, यानी लाइनिंग बनाती है। ठीक है, अब क्या होता है, दो और प्रेशर हैं जो जीएचपी के विरुद्ध काम करते हैं। ठीक है, एक तो क्या हो गया जीएचपी यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कितना होता है, लगभग 70 mmHg होता है। ठीक है, इसके विरुद्ध जो दो बल कौन काम करते हैं, उनका नाम है बीकोप, BCOP, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ब्लड में जो कोलाइडी प्रोटीन होते हैं उनके कारण प्रेशर क्रिएट होता है। ये होता है 30 mmHg, mmHg के बराबर होता है। ठीक है, और एक तीसरा जो फोर्स काम करता है इस कैप्सूल में, जो प्री पहले से उपस्थित द्रव होता है उसके कारण काम करता है, जिसका नाम है CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, कैप्सुलर मतलब बाउमन कैप्सूल की बात हो रही है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कैप्सूल में जो पहले से द्रव इकट्ठा है उसके कारण होता है। ये दोनों यानी BCOP और CHP किसके विरुद्ध कार्य करते हैं, GHP के। ये कितना होता है, 20 mmHg होता है। ठीक है, अब देखिए, इसलिए EFP कितना, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं। EFP अगर हम निकालेंगे, जिसके कारण ये द्रव छन के किसमें आता है, बाउमन कैप्सूल में आता है, तो ये हो जाएगा GHP माइनस BCOP, ऐसे ब्रैकेट में करके लिख दें हमको, BC ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस CHP यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कितना है, 70 माइनस ये कितना है, 30 प्लस 20 हो जाएगा ना, इन दोनों को जोड़ लिया हमने, क्या हो जाएगा, 70 माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा, 20 mmHg। यही जो 20 mmHg का अतिरिक्त दबाव लगता है किसकी ओर से, GHP की ओर से। 50 तो बैलेंस कर दे रहा है दोनों मिलकर 50, लेकिन इसका जो 20 अतिरिक्त जो दबाव लग रहा है, इसी के कारण जो फिल्ट्रेट है इसमें से छन करके कहा जाता है मटेरियल, इसमें आ जाता है बाउमन कैप्सूल में, जिसे क्या कहा जाता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है, या इसी को नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ठीक है, इसी के दोनों नाम इसी के हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट का है। इसमें मटेरियल आ जाता है। अब इसमें क्या है, इसकी जो पोडोसाइट सेल्स है छिद्रित होती हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट होता है, इसके कारण मटेरियल अब क्या आ जाता है, इसमें से होता हुआ इस PCT भाग में आ जाता है। किसमें आ जाता है, PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां हमने लिखा है PCT को, क्या लिखा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये अग्रस्त कन्वोल्यूटेड नलिका है, जिसकी सतह क्या होती है, लाइनिंग क्या होती है, ब्रश बॉर्डर होती है, ब्रश के बॉर्डर की तरह होती है, जैसे छोटी आंत के इलियम पार्ट में होती है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन होता है मटेरियल का। ऐसी ही सतह क्या होती है, PCT की होती है। PCT की जो लाइनिंग होती है क्या होती है, ब्रश बॉर्डर होती है। इसके कारण मटेरियल ज्यादा से ज्यादा इसके संपर्क में देर तक रहता है, और इसमें से जरूरी जो पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये जो वाहिका है, चारों तरफ रुधिर वाहिकाओं का जाल बिछा होता है, ये मटेरियल छन करके इसमें चले जाते हैं, रुधिर वाहिका में चले जाते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये प्रक्रिया कहलाती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसको अभी डिटेल में हम बाद में बताएंगे। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया, मटेरियल छना, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ। अब इस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो मटेरियल होंगे, जैसे इसमें विटामिन है, एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, आयंस हैं, जरूरी आयन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ना, बाइकार्बोनेट आयन ना, ये तमाम पदार्थ ऐसे होते हैं जो सब छन करके ज्यादा मात्रा में, 3 तरह के पदार्थ होते हैं।
एक तो जो ज्यादा मात्रा में छन के जाते हैं उन्हें हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है, जो कम मात्रा में छन के जाते हैं उनको लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है, और जो बिल्कुल नहीं छनते हैं उनको नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है। तो 3 कैटेगरी के पदार्थ होते हैं, एक तो जो पूरी तरह से छन के जो जरूरी होते हैं हमारे लिए, अगर इसमें आ गए हैं तो उनको फिर से वापस ले लिया जाता है, ठीक है, जिसको एक क्रिया सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के माध्यम से। और कुछ ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं, उनका कुछ भाग, उनमें जो कुछ जरूरी होते हैं उनका कुछ भाग एक निश्चित मात्रा में शरीर में उनका एक संतुलन बनाए रखने के लिए अवशोषित कर लिया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो जरूरी बिल्कुल नहीं होते, उनको क्या है, नहीं अवशोषित किया जाता है, नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद यहां जैसे क्रिएटिन और सल्फेट है नॉन थ्रेशोल्ड सब, तो यहां से फिर एक मटेरियल छनने के बाद जब यहां छन गया तो आ जाता है हेनले के लूप में। हेनले के लूप में बचे हुए मटेरियल में से लगभग 70% सोडियम आयन, 75% पोटेशियम आयन और लगभग 80% जल का अवशोषण हो जाता है। यानी यहां तक पहुंचते पहुंचते यूरिन क्या हो जाता है, जो मटेरियल बन रहा है नेफ्री फिल्टर गाढ़ा काफी हो चुका, क्योंकि पानी निकल चुका होता है, सांद्र हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जब ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, हेनले की 2 भुजाएं हैं, देखिए उतरती हुई भुजा और चढ़ती हुई भुजा, जिसको उतरती वाले को डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहते हैं और चढ़ती हुई भुजा को क्या कहते हैं, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और मटेरियल जब इसमें चढ़ने लगता है तो इसकी वॉल क्या होती, ठीक होती काफी, जो वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल एसेंडिंग लिम्ब से होकर के एंट्री नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनले लूप की कौन सी भुजा वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, तो दैट इज एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये इम्परमिएबल होती है। हाँ, लेकिन यहां सोडियम आयन उस तरह से एक्टिवली तो नहीं एब्जॉर्ब होता, लेकिन पैसिवली, जैसे क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन होता है, क्लोराइड आयन गए और इन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, यहां माइनस चार्ज है, सोडियम पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, इसके कारण सोडियम भी खींचे हुए चले आते हैं। यानी इस क्लोराइड आयन के प्रभाव से सोडियम आयन अपने आप कहां एब्जॉर्ब होके चले जाते हैं यहां, ठीक है। तो इस तरह से अब ये फिल्ट्रेट यहां से होता हुआ कहां पहुंच जाता है, डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंच जाता है। इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक चीज बता दें आपको, यहां जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ किस हार्मोन के प्रभाव से होता है, यहां एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या है, मिनरलोकार्टिकॉइड है, जो किससे सिक्रीट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड से, एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग से सिक्रीट होता है। और इसके प्रभाव से क्या होता है, इसमें लगभग 70% सोडियम आयन, 75% पोटेशियम आयन और 80% जल का अवशोषण, क्योंकि ये जल के अवशोषण के साथ साथ मिनरल बैलेंस को भी बॉडी में बनाए रखने का काम करता है। तो इन सब का अवशोषण इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से कहा हेनले लूप की उतरती हुई भुजा में हो जाता है, लिम्ब में हो जाता है, ठीक है। और अब मटेरियल यहां जबकि उसके प्रभाव से नहीं होता, यहां क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण होता है, यानी क्लोराइड जा रहा है तो बदले में माइनस चार्ज के कारण प्लस चार्ज इधर खींच रहा है, ठीक है। अब जब मटेरियल डीसीटी में आता है और यदि शरीर को जल की आवश्यकता है, ठीक है, तो यहां क्या होगा, यहां डीसीटी में हार्मोन है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन कहां से निकलता है, हमारे पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन इसी को एडीएच कहा जाता है, शॉर्ट एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, कभी कभी एडीएच करके पूछा जाता है कि व्हाट इज एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, तो इसी वैसोप्रेसिन को क्या कहते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। अब क्या होगा, इसके प्रभाव से लगभग 20% जो जल बच रहा है उसमें से 19%, कितना, 19% H2O यानी वाटर को क्या है, यहां एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर शरीर को जल की आवश्यकता है तो वैसोप्रेसिन निकलेगा और इसके प्रभाव से लगभग 19% जल का अवशोषण यहां डीसीटी में यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाता है, दूरस्थ नलिका है, ठीक है, इसमें हो जाता है। और बदले में क्या करता है, पहले सोडियम आयन कुछ ले लेता, अगर शरीर में है सोडियम आयन लेगा और बदले में इसके क्या देता है, पोटेशियम आयन इसमें छोड़ देगा फिल्ट्रेट में, ठीक है।
यानी यहां सोडियम का भी कुछ मात्रा में अवशोषण होता है, सोडियम ले लिया लेकिन बदले में इसके पोटेशियम को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। और यदि शरीर को जल की आवश्यकता नहीं है ना, जल की कमी नहीं शरीर में, तो एडीएच नहीं निकलेगा और जो मटेरियल है पूरा पूरा कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में जब जाएगा तो यहां ट्यूबुलर सिक्रीशन एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन द्वारा वैसे अपशिष्ट पदार्थ जो कोशिकाओं में बनते हैं उनको कहां, यहां रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। एक तो यूरिया तो है ही उसमें पहले से ही, यूरिया यूरिक एसिड, ये मटेरियल भी जैसे आपने कोई दवा खाया है ना, उसका कोई मटेरियल है भाई, निकालना तो पड़ेगा, दवा ने काम किया, उसके बाद उसका जो ना मटेरियल बच रहा है उसको कहां से, उसको फिल्टर करके निकालना होगा, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू इसमें मिला दिया जाता है, ठीक है। और फिर यहां भी थोड़ा बहुत कुछ अवशोषण, अतिरिक्त जो जल है उसका अवशोषण हो जाता है कुछ और पदार्थों का, जैसे यूरिया भी अगर ज्यादा मात्रा में तो कुछ उसका अवशोषण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बचता है यहां से जो निकलेगा अब वो क्या होगा, वो यूरिन का रहेगा। इसमें यूरिया, यूरिक एसिड ना, क्रिएटिन ना, इस तरह से बहुत सारे बेस्ट मटेरियल होते हैं, उस यहां से निकलते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं, भेज दिए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ए है, इसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। यहां से जो भी मटेरियल निकलता है वो क्या होता है, यूरिन होता है, समझ रहे ना। तो इस तरह से ये रहा फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन के फर्स्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं। इसमें हमने एक कॉमन वे में वैसे बता दिया है आपको, ठीक है, कि कैसे कैसे क्रिया क्या हो, ये क्रियाएं होती कैसे हैं वास्तविक रूप में, इसको मैं अपने अगले लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। तो इसलिए इस पार्ट को मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से रिलीज करूंगा, ठीक है। तो बस मैं समझता हूं कि नेफ्रॉन को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक समझ आपको इसको लेकर विकसित हो गई होगी, और अगले लेक्चर में मैं इसके अगले भाग को यानी इसकी फिजियोलॉजी को कवर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।